हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि कम से कम आपको पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्ड में आना चाहिए। यानी कि अगर आपको डी एंड एफ ब्लॉक को समझना है तो पहले आपको पीरियोडिक टेबल समझना पड़ेगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उन्हें याद करने का जो ट्रिक है, जो निमोनिक्स है, वो क्या होता है, हमने डिटेल में इस वीडियो में बता रखा है। ये वीडियो जो है, ये पूरा 1 घंटे का वीडियो जो है, पूरा बेस्ड है पीरियोडिक टेबल के डिटेल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जिस भी बच्चे को नहीं आता है या वो समझना चाहता है तो ये वीडियो जाके देख सकते हैं, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ये वीडियो है, दोनों ही वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बनाया है। इसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक सभी वीडियोस अवेलेबल है, और पीरियोडिक टेबल के वीडियोस और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो है वो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड है। तो ये दोनों बेसिक लेक्चर जो क्लास 11 का टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ही 11th में पूछा जाता है, 12th में नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि आपके जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको दे देगा डी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट, जैसे हो गया स्कैंडियम, वेनेडियम और उसके बाद क्रोमियम। तो इन सबके अगर एलिमेंट्स देके आपको पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। इसीलिए ये वाली वीडियो पीरियोडिक टेबल वाली और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो, दोनों ही वीडियोस देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स से डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसमें केवल 2 ही टॉपिक आपको पढ़ना है। एक आपको डी ब्लॉक को डिटेल में पढ़ना है और दूसरा आपको एफ ब्लॉक को डिटेल में पढ़ना है। आज के इस वीडियो में बस हम केवल डी ब्लॉक को समझेंगे कि आखिर डी ब्लॉक होता क्या है और इसे संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है या कहा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में डी ब्लॉक के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है, इसमें पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या आपसे पूछ लेगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये हो गया मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन अगर इसी को 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और इसकी विशेषताएं यानी कि प्रॉपर्टीज या गुण को भी लिखिए। तो पूरा डिटेल में समझेंगे। पहले समझेंगे संक्रमण तत्व क्या है, फिर देखेंगे संक्रमण तत्व का यानी कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो N+L रूल होता है, वो रूल का फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और SP किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सके। हालांकि हमने आपको लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट वीडियो में भी N+L रूल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लॉन्ग मेथड और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का शॉर्ट मेथड, दोनों का ही वीडियो शॉर्ट वीडियो में भी डाल दिया है, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। देखो, आप पढ़ना चाहोगे तो लॉन्ग वीडियोस में भी पढ़ सकते हो और शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ सकते हो। बाकी नहीं पढ़ना चाहोगे तो फिर कोई भी वीडियो आपको दे दी जाएगी तो आप नहीं ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या होते क्या हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व होते क्या हैं, तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, यानी कि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, तो जो अंतिम यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ब्लॉक के बाह्य कोश में प्रवेश करेगा। बाह्य कोश मतलब N-1 में। N-1 क्या होता है, N-1 क्या होगा, N क्या होगा, ये सब हमने डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो वीडियो है वहां पे समझाया था कि आखिर N-1 क्या होता है। जो कभी कभी आप फॉर्मूले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, S ब्लॉक के या P ब्लॉक के या D ब्लॉक के, तो उसमें लिखा होता है, जैसे अगर हम D ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, N-1 D1 to 10 NS1 to 2, इतना ही होता है। अब यहाँ पे ये N-1 और N क्या है, क्या आपने ये कभी सोचा। कोई भी टीचर
आता है तो वो केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये फॉर्मूला लिखवा के चला जाएगा और कहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा या इसको ऐसे ही याद कर लो। लेकिन कभी वो नहीं बताएंगे कि ये n-1 क्या होता है, ये n क्या होता है। लेकिन हम बता देते हैं, देखो n-1 जो होता है, ये जो d के आगे n-1 लगा होता है, इसका मतलब होता है आपका बाह्य कोष, या इसी को क्या कहा जाता है, उपांतिम कोष भी कहा, सॉरी अंतिम कोष भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं भी n-1 लिखा है तो इसे अंतिम कोष या बाह्यतम कोष कहा जाएगा। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका लिखवाएंगे तो लिख देंगे। ठीक है, और कहीं पे n लिखा है तो इसका मतलब केवल क्या होगा, कोष। ठीक है, n-1 का मतलब है अंतिम कोष या बाह्य अंतिम कोष, बाह्य अंतिम कोष। ठीक है, अंतिम कोष कह लो या बाह्य अंतिम कोष कह लो। तो ये होता है n-1 और n का मतलब। ये ज्यादातर टीचर नहीं बताते, क्लास 12 वाले बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं बताया जाता, क्योंकि ये सब कंपटीशन लेवल के नॉलेज हैं जो कंपटीशन में नीट वगैरह में बैठते हैं, उनको बताया जाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक समझ में आया कि नहीं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो डी ब्लॉक के बाह्य कोष में प्रवेश करता है, यानी डी कक्षक के बाह्य कोष में प्रवेश करेगा। और वो बाह्य कोष क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 में। ठीक है, बाह्य कोष यानी n-1 में प्रवेश करता है। समझ में आ गया। कहीं भी n-1 लिखा दिख जाए तो इसका मतलब है अंतिम कोष या बाह्य अंतिम कोष। कहीं भी n-2 दिखेगा तो इसका मतलब आप लिख लेंगे क्या, उपांतिम कोष, यानी जो अंतिम कोष है उससे अंदर वाला लेवल। जैसे हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये हो गया प्लस, यानी कि किसी परमाणु का नाभिक। अब इस परमाणु के नाभिक के आगे 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से 4 कक्षाएं होंगी। पहला जो कक्षक है ये होगा n-1, ये होगा n-2 और ये होगा n-3। ठीक है, बाकी ये n कक्षक है, ये हो गया। अब n- जो है ये होता है डी ब्लॉक का कक्षक, डी ब्लॉक का कक्षक यानी कि डी ब्लॉक के आगे लगेगा, और इसे क्या कह देंगे, डी ब्लॉक के आगे यही तो लगा होता है n-1, और इसे कहते हैं बाह्य अंतिम, या कह सकते हैं सबसे अंतिम कोष। उसके बाद n-2 जो है, ये n-2 जो है इसके कहते हैं उपांतिम कोष, उपांतिम कोष कहते हैं। ठीक है, और उपांतिम कोष के अंदर जो आ जाता है वो आता है पूर्व उपांतिम कोष। ठीक है, पूर्व उपांतिम कोष। बाकी n आपका क्या है, कोष होता है। तो इस तरह से इन चीजों को समझा जाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूले लिखे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला लिखा गया है और उसमें n लिखा है तो उसका मतलब है कोष। ठीक है, n-1 लिखा है तो उसका मतलब है बाह्यतम कोष या सबसे अंतिम कोष। n-2 लिखा है तो इसका मतलब उपांतिम कोष, और n-3 लिखा है तो उसका मतलब पूर्व उपांतिम कोष होता है। ये चीजें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एटम का या कह सकते हैं एलिमेंट्स का क्यों निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि कभी भी अगर आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला आए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि डी के आगे n-1 क्यों लिखा जाता है, एस जो ब्लॉक है उसके आगे n क्यों लिखा जाता है। तो वो बताता है कि वो कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा सकते हैं। यानी डी ब्लॉक के आप लगभग अंतिम कोष में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यानी अगर हम डी के आगे n-1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आप डी ब्लॉक के जो अंतिम कोष है, n-1 का मतलब अभी बताया बाह्यतम कोष या अंतिम कोष, यानी कि डी ब्लॉक के बाह्यतम कोष या अंतिम कोष में आप 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये पूरे फॉर्मूले का मतलब होता है। क्लियर, इतना डिटेल में तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में या फॉर्मूले के बारे में तो कोई नहीं बताएगा। हो गया। अब देखो ये चीजें क्लियर हुई कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स क्या होता है, या कह सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कारण वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में कारण वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है,
यानी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको ही संक्रमण तत्व क्यों कहा जाएगा? कारण सहित बताइए। आपको दे देगा एक क्वेश्चन, निम्नलिखित को कारण सहित बताइए, उसमें एक ऑप्शन दे देगा ऑप्शन नंबर ए, और उसमें पूछ लेगा कि संक्रमण या कह सकते हैं डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, बताइए। तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आपका इसी तरह होता है। ये हो गया आपका एस ब्लॉक, इधर हो गया आपका डी ब्लॉक और इधर हो गया आपका पी ब्लॉक, ठीक है। नीचे ये दो 36 पंक्तियां होंगी और इसमें आपका एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यही आपका होता है पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो डी ब्लॉक जो है ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में स्थित है। जैसे अगर आपके 3 दोस्त हैं, आप हो और आपके 2 और दोस्त हैं, आपको बीच में बैठा दिया जाए और आपके दोनों दोस्त को आसपास बैठा दिया जाए, तो आपके दोनों दोस्त आपको क्या कर रहे हैं, जकड़ के या कह सकते हैं संक्रमित करके बैठे हुए हैं, तो वो जो चीज है वही क्या होगा, संक्रमण कहलाएगा। जैसे मैं 3 मार्कर ले लूं और एक मार्कर को बीच में रखूं, ठीक है, ये 3 मार्कर हैं, एक मार्कर को मैंने बीच में रखा है इस ब्लैक वाले को। अब ये जो ब्लैक वाला है इसको रेड वाले ने और ब्लू वाले ने क्या किया है, जकड़ के या संक्रमित करके रखा है ताकि वो इधर उधर हिले ना। तो ये जो अवस्था है यही संक्रमण की अवस्था है। अब अगर इसे हम डी ब्लॉक के लिए लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक देखो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में होता है। जब डी ब्लॉक पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में स्थित है यानी संक्रमित अवस्था में है, तो ये अवस्था ये क्या कहलाएगी, संक्रमण कहलाएगी। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होती है, ठीक है। देखो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, दोनों के बीच में स्थित है। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जरूर हर साल बनता है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। आप चाहें तो अपने रफ कॉपी में या नोटबुक जिसमें भी लिख रहे हो वहां पे साइड में लिख लीजिएगा, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, और आंसर वहां पे ये वाला लिख दीजिएगा कि डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। इसी वजह से क्योंकि एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है यानी संक्रमित अवस्था में है। जैसे अगर आपको 2 लोगों के बीच में बैठा दिया जाए तो आप एक तरह से उन 2 लोगों के बीच में फिक्स हो गए, बैठ गए, अब हिल नहीं सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप संक्रमित हो गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। ये 2 चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और इसकी विशेषताएं यानी कि प्रॉपर्टीज या गुण लिखिए, ठीक है। तो तीनों टॉपिक आपको आना चाहिए। एक टॉपिक देख लिया कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स क्या होता है, संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, कारण सहित आंसर दीजिए। यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा निकाला जाएगा डी ब्लॉक का। तो अब हेडिंग क्या डालेंगे कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो फॉर्मूला होता है, यानी संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है n-1, इसको हम रेड से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, n-1 d के पावर 1 से 0, यानी d जो ब्लॉक है इसमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर सकते हैं, ठीक है। 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में नहीं भरा जाता, ये आपको बेसिक चीजें 11 में बताई गई होंगी, ठीक है। बाकी उसके बाद क्या था, ns1 से 2, ये होता है आपके डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि 1 - n लिखा है तो इसका मतलब क्या है, डी ब्लॉक का आखिरी कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, ठीक है।
एस के आगे एन लिखा है, इसका मतलब है एस ब्लॉक के कोष में, आखिरी कोष नहीं, कोई भी कोष नहीं, केवल बस कोष होगा, ठीक है। एन है तो इसका मतलब केवल कोष है, ठीक है। तो एस ब्लॉक के किसी भी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब आपको देखो ये चीजें पता होनी चाहिए कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2, पी में भरा जाता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में भरे जाते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ जो आपका होता है इसमें आप भर सकते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एस में हमने भर दिया 2, पी में भर दिया 6, और उसके बाद डी आ गया, डी में भरते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ जो है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इससे ज्यादा आप किसी भी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, इससे कम चाहे तो भर सकते हैं, ठीक है। यानी कहीं भी एस ब्लॉक दिख रहा है तो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, लेकिन 3 कभी भी नहीं भरेंगे, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर नहीं डाल सकते। उसके बाद डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। एफ ब्लॉक में मैक्सिमम 7 क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, तभी आप इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, डी के ऊपर 1 से 10 लिखा गया है, यानी डी ब्लॉक में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद S12 लिखा गया है, यानी n में आप मैक्सिमम s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, क्या समझेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने मान लो ले लिया क्या आपका स्कैंडियम Sc, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 21। किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब निकाला जा सकता है जब उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपको याद हो। मैक्सिमम 30 तक परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए, एकदम मुजमानी 30 तक एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है उसका परमाणु क्रमांक ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिया हुआ आएगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 से लगा के 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, इनका परमाणु क्रमांक आप याद करेंगे पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। और कौन से तत्व का कौन सा परमाणु क्रमांक है ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्कैंडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम भी पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है n+l रूल। n+l रूल जो होता है ये ऑफबाउ ने दिया था। हालांकि डायरेक्ट सब निकाल के एग्जांपल से दिखा के चले जाते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे फॉर्मूले में, यहाँ पे ये जो नोट्स हम लिखवा रहे हैं इसको लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है, पहले जो है इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर यहाँ से जाएगा 2s में, फिर यहाँ से जाएगा 2p में, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन 3s में, फिर जाएगा 3p में, 3p से इलेक्ट्रॉन चला जाता है 4s में, 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, 3d से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा 4p में, 4p से 5s में, 5s से इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ पे 4d में, 4d से इलेक्ट्रॉन जाता है 5p में, 5p से 6s में, 6s से 4s में, और 4s से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 5d में, 5d से इलेक्ट्रॉन जाएगा 6p में, 6p से 7s, और 7s से 5f, 5f से 6d, और उसके बाद 7p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले देखते हैं नीचे तक आपको दिख रहा है या नहीं। तो एकदम अंतिम तक आपको दिख रहा है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो कैसे भरा जाता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है ये n+l रूल पर डिपेंडेंट है। n+l रूल क्या है तो हमने अभी अभी बताया, ऑफबाउ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने n+l रूल दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का। क्लियर। अब ये डिटेल में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के चैप्टर में पढ़ा रखा है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं यहाँ से भी। और अगर वो वाली वीडियो देख लेंगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का 2 ट्रिक बताया गया है। एक है लॉन्ग मेथड जो कि ये n+l रूल है, इससे आपको निकालने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप
शॉर्टकट मेथड सीख लेंगे जो कि हमने ट्रिक से बता रखा है। अगर उस ट्रिक से सीख लेंगे तो आपको मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का निकालने का। और वो जो शॉर्टकट मेथड है वो जो एक्सेप्शंस होते हैं यानी अपवाद होते हैं, जैसे डी ब्लॉक का अपवाद हो गया, पी ब्लॉक का अपवाद हो गया, एस ब्लॉक का अपवाद हो गया, एफ ब्लॉक का अपवाद हो गया, सभी अपवाद पे भी लगते हैं। यानी एलिमेंट्स पे तो लग ही रहे हैं, जो अपवाद है उन पर भी लगेंगे। ठीक है, अब अपवाद क्या है, ये सब क्या है, ये हमने पीरियोडिक टेबल में बता रखा है, पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो में, वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक फॉर्मूला हमने बता दिया है, ये आपका एक रामबाण फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है n+l रूल से। बस केवल ए ब्लॉक के जो एक्सेप्शंस हैं, डी ब्लॉक के जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, किसी किसी अपवाद में ये फॉर्मूला नहीं लगता। ठीक है, बाकी सब पे लगेंगे। ये जो ट्रिक है कैसे इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के अंदर, और आपको पता है s के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम 1s में भरने के बाद 2s में चले जाएंगे। फिर से यहाँ पे s है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। फिर आ गया 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 6 भर देंगे। 3s आ जाएगा, फिर से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 3p आएगा तो इसमें फिर से 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 4s आ जाएगा, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 3d आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जहां पे 4f या 5f दिख रहा है इसका मतलब है आप इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी 4f वाली श्रेणी का काम नहीं आता, क्योंकि मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं 6s तक ही भर जाते हैं। 4f श्रेणी तब काम आती है जब आप f ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम कल या परसों जब आपको f ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहां पे ये श्रेणी काम आएगी। अब इस फॉर्मूले से हम आपको एग्जांपल करके बताते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले से आप स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। बिना एग्जाम्पल के आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए 2 से 3 एग्जाम्पल करा देते हैं ताकि आपको ये जो रूल है n+l रूल ये लगाना आ जाए। ठीक है, और ये रूल किसी भी ब्लॉक के लिए लग सकता है, चाहे एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो। ठीक है, बस किसी किसी अपवाद में नहीं लगेगा, इसको याद रखिएगा। तो स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 21, यानी स्कैंडियम में मैक्सिमम आप 21 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो भरते हैं, इस वाले रूल से अगर भरेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर हम 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 2s में 2 जाएगा, इसमें भी 2 लिख देंगे। फिर 2p है, 2p में 6 जाते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। उसके बाद 3s है, 3s आ गया, s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 यहाँ पे p का पहले से है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी कि 6 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। 3s तक आ गया, अब आ गया 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 6 यहाँ पे हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4s आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर आ गया 3d में केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब हमने क्या कहा था कि डी ब्लॉक के तत्व वही होते हैं जिसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में प्रवेश करे। तो यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 6 2 1, टोटल गिनोगे तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी वाले कक्षक में आ रहा है, डी वाले ब्लॉक में आ रहा है। तो यानी ये जो एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप ऐसे पहचान भी कर सकते हो कि कौन से एलिमेंट कौन से ब्लॉक का तत्व का कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी कि अगर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा आखिरी तो वो हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट। इसी तरह से ब्लॉक भी निकालना हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वीडियो में सिखा रखा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा जाता है। अब हमने बोला है कि डी में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो ये तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। अब अगला जो एग्जांपल लेते हैं ये हम ले लेते हैं क्या, वेनेडियम। स्कैंडियम के बाद आपका आ जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम यहां तक तो पूरा सेम लिखेंगे, बस जहां पे 3d1 है वहां पे 3d2 कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 की जगह 3d2 लिखेंगे,
क्योंकि 21 के बाद 22 आया है और जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे डी कक्षक में तो यही आपका टाइटेनियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बस केवल उसका परमाणु क्रमांक और वो एलिमेंट्स का नाम आपको याद होना चाहिए, तो बड़े आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इस रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। ये फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, जब भी आप संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा n-1 डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और ns में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे 2-3 एग्जांपल्स आप पीरियोडिक टेबल से देख के और करेंगे तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप किसी भी एलिमेंट्स का बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आखिरी टॉपिक देखते हैं कि संक्रमण तत्व के गुण क्या होते हैं या संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो अब आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे कि संक्रमण तत्व की विशेषताएं या संक्रमण तत्वों का गुण। ठीक है, संक्रमण तत्व की जो विशेषताएं हैं ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है। आपसे सभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बस पूछ लिया जाएगा कि संक्रमण तत्व की 2 या 3 विशेषताएं या गुण लिखिए। मैक्सिमम 3 से 4 विशेषता आपको सभी जितने भी टॉपिक्स आपको विशेषता वाले पढ़ाए जाएंगे, गुण वाले पढ़ाए जाएंगे, उसमें कम से कम आपसे 2 से 3 प्रॉपर्टी तो पूछा ही जाता है। यानी कम से कम बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का या 3 नंबर का, आपको 4 से 5 प्रॉपर्टीज या 2 से 3 प्रॉपर्टीज तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे, संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मैक्सिमम 7 विशेषता या 7 गुण आपको लिखा रहे हैं, लेकिन आपको 5 प्रॉपर्टीज तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, पहली विशेषता क्या है कि संक्रमण तत्व जो है उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं होती हैं, यानी इनकी गलने की जो क्षमता है वो भी हाई होती है और इनके जो जमने की क्षमता है यानी क्वथित होने की जो क्षमता है वो भी बहुत अधिक होती है। यानी कि ये बहुत अधिक गलनांक वाले और क्वथनांक वाले धातु होती है। ठीक है, संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। इनमें देखा जाता है कि ये धातु के साथ चालकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि धातु के साथ कंडक्टर का जो है रोल निभाते हैं। यानी जल्दी से धातु में जैसे चालक क्या होते हैं जिनमें से करंट का प्रवाह हो सके, यानी कि अगर हम बात करें संक्रमण तत्व जो है ये धात्विक चालकता दर्शाती है। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। अब यहाँ से कारण वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे अभी पूछा गया था कि संक्रमण तत्व को कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व को ही संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, यानी डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। ये आपको एक क्वेश्चन पूछा था कारण वाले में। एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछता है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वाले जो पॉइंट है यहीं से कई सारे आपके कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हमने बता दिया, आपसे पूछ लिया जाएगा संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, ये इसका गुण है, लेकिन क्यों बनाते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगला गुण क्या है कि संक्रमण तत्व जो है ये संकुल यौगिक या कह सकते हैं उप संयोजन यौगिक बनाते हैं। अब संकुल यौगिक या उप संयोजन यौगिक जो है ये आपका अगला चैप्टर है, यानी अगला चैप्टर जो आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे उसमें आप पूरा का पूरा संकुल यौगिक क्या है, लिगेंड क्या है, बहुतंतुर लिगेंड क्या है, ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल से आपको बता देते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लिखा होता है क्या, लिखा होता है K3Fe और ब्रैकेट में CN6। तो ये इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह के जो दिखने वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स ही उप संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहलाते हैं और इन्हीं यौगिकों के बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट कि संक्रमण तत्व जो है ये संकुल यौगिक बनाते हैं या उप संयोजन यौगिक बनाते हैं। यहाँ से भी कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, कारण सहित बताइए। तो यहाँ का भी आंसर आपको लिखना पड़ेगा। कारण वाले जितने भी
क्वेश्चन डी ब्लॉक के बन रहे हैं। आपको कल एक अलग से वीडियो दी जाएगी जिसमें कारण वाले जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या बने हुए हैं, कई साल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको एक वीडियो में करा दिया जाएगा, ताकि आपको जो ये टॉपिक है डी ब्लॉक का या संक्रमण तत्व का वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आपसे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वो आपसे बन जाए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी संक्रमण तत्व जो है ये परिवर्तित होता रहता है, इसकी जो ऑक्सीकरण क्षमता है वो क्या होती है, परिवर्तित ऑक्सीकृत होती रहती है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो परिवर्तित होती रहती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि यह सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी इनके अंदर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी भी होता है। और ये कौन से मैग्नेटिज्म होंगे, अनुचुंबकीय गुण। देखो 3 गुण आपको पढ़ने पड़ेंगे, लोह चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण और अनुचुंबकीय गुण। ये तीनों क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के 2026 के बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बस केवल याद रखिएगा कि संक्रमण तत्व जो है अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। बाकी आगे आपको चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे कि अनुचुंबकीय गुण क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण क्या है और लोह चुंबकीय गुण क्या है। उसके बाद अगला और आखिरी पॉइंट क्या है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ये अच्छे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होगा जो रिएक्शन की दर को, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। यानी मान लो कोई भी अभिक्रिया चल रही है और वो बहुत धीमी गति से चल रही है और हमें उसे जल्दी से कंप्लीट करवाना है या उसका वेग बढ़ाना होगा, तो हम उस पर उत्प्रेरक लगा देंगे। उत्प्रेरक होता क्या क्या है, तो प्लेटिनियम उत्प्रेरक होता है, उसके बाद आपका Fe, मॉलिब्डेनम, MO, ये सब क्या होते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जो खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन ये अभिक्रिया में अगर आ जाएंगे तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देंगे। ठीक है, अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं, दर को बढ़ा देते हैं, या कह सकते हैं अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। क्लियर, 7 गुण हमने देख लिए हैं, मैक्सिमम 5 तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो 3 टॉपिक हमने देखा। सबसे पहले हमने समझा कि संक्रमण तत्व क्या होता है, उसके बाद फिर हमने देखा संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा तो आप किस रूल से निकालेंगे। हमने आपको N+L रूल भी बता दिया, यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा कम टाइम में ही बताया है। डिटेल में जानना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने देखा जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, संक्रमण तत्व की विशेषताएं या गुण। यहाँ से कई सारे कारण वाले क्वेश्चन बनते हैं और हमने आपको बोल दिया है कारण वाले क्वेश्चन कल की वीडियो में आपको करा दिया जाएगा डिटेल में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।